जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम मूल ढांचे की अवधारणा या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको समझेंगे, क्या इसका महत्व है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और ये मामला कैसे सामने आया, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने कैसे आया। साथियों, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, ये आप जानिए कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब उसमें ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था या उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई एक अलग से सेक्शन नहीं जोड़ा था कि हाँ ये मूल ढांचे का प्रिंसिपल है या ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है। यानी कि ये हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जैसे जैसे लोकतंत्र हमारा आगे बढ़ा है, उसी में एक उसी प्रक्रिया के तहत ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है मूल ढांचे की अवधारणा का। ठीक है, इसको 1973 में जो केशवानंद भारती मामला था, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें मूल ढांचे का कोई आइडिया नहीं था। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रतिपादन किया। और चूंकि साथियों हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति दी है और उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इसका प्रतिपादन किया। साथियों, ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई, क्या आधार था या किन परिस्थितियों ने सुप्रीम कोर्ट को मूल ढांचे का सिद्धांत देने के लिए विवश किया। ठीक है साथियों, देखते हैं दूसरे पॉइंट में। केशवानंद भारती मामला मुख्य रूप से केरल सरकार के भूमि सुधार कानून और संसद द्वारा पारित कई संविधान संशोधनों के खिलाफ था। ठीक है, मतलब आप समझिए, ये जो केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये केरल सरकार के, उस समय केरल सरकार कुछ भूमि सुधार कानून लागू कर रही थी सामाजिक न्याय के लिए, वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल को लागू करने के लिए। ठीक है, और इससे पहले संसद भी कई संशोधनों के माध्यम से, इसमें 24वां संशोधन था, 25वां संविधान संशोधन था, उनके माध्यम से जो ये हमारा संपत्ति का जो अधिकार दे रखा था मौलिक अधिकारों के तौर पर, उसको संसद ने काफी हद तक कमजोर कर दिया। तो कुल मिलाकर केरल के जो भूमि सुधार कानून थे और संसद द्वारा जो संविधान संशोधन पारित किए गए थे, जिनसे जो संपत्ति का अधिकार था वो कमजोर हुआ था, उनके खिलाफ मूल ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है, तीसरे पॉइंट देखते हैं साथियों। केशवानंद भारती केरल में एक एडिनीर मठ उसके प्रमुख थे। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया है कि केरल सरकार के जो भूमि सुधार कानून थे, उन कानूनों के तहत इस मठ की संपत्ति को, भूमि को केरल सरकार अधिग्रहित कर लिया था केरल सरकार ने, और वो उसे वेलफेयर के कार्यों में इस्तेमाल करना चाह रही थी। ठीक है, उसी के खिलाफ केशवानंद जी सुप्रीम कोर्ट गए थे। कुल मिलाकर ये जो पूरा केशवानंद भारती केस था, इसमें आर्टिकल 31, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और 26 से जुड़ा हुआ मामला था। आर्टिकल 31 उस समय संपत्ति का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार था। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, ये जो केशवानंद भारती जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि केरल सरकार ने जो कानून बनाए हैं ये रूल ऑफ लॉ या कानून का जो शासन का विचार है हमारे संविधान में, उसके खिलाफ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो केरल के जो सरकार के जो भूमि सुधार कानून है, ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, उनके खिलाफ भी हैं। क्योंकि साथियों, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि आर्टिकल 26
उस आपके अंतःकरण, जिस आप धार्मिक स्वतंत्रता है उसको सामुदायिक तौर पर अधिकार देता है। वो कहता है कि आप उसके अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, 5वां पॉइंट है इसमें कि जजों की संवैधानिक पीठ 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। उसने फैसला सुनाया था और ये 7-6 से फैसला सुनाया था। ठीक है साथियों, इसको आगे बढ़ते हैं हम। छठे पॉइंट में देखते हैं, संसद ने एक्सेप्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इस केशवानंद भारती मामले में या मूल ढांचे की जो अवधारणा के प्रतिपादन के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वो संशोधन संविधान का जो एक मूल संरचना है, संविधान का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें तो बदलाव नहीं कर रही है, उसको तो संशोधित नहीं कर रही है। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ 7वां पॉइंट हम देखते हैं, अब मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का अधिकार या इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास रखा। और सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर दिए गए उसके निर्णयों के आधार पर यह बताती है कि संविधान का ये वाला प्रावधान मूल संरचना का हिस्सा है। ठीक है साथियों, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जो अल्टीमेट पावर है, उसकी व्याख्या करने की जो अंतिम शक्ति है, वो अपने पास रख ली है। और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से बताती है कि मूल संरचना में कौन से तत्व शामिल हैं। ठीक है साथियों, ये बेसिक पॉइंट हैं आपके। यहां से कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किस मामले में बनी थी, केशवानंद भारती मामले में बनी थी। उसमें कितने जज थे? 7 जज थे और 13 जज थे और 7-6 से इस फैसले को एक्सेप्ट किया था। मतलब 7 जजों ने केरल के जो भूमि सुधार कानून थे उनको स्वीकार किया था, 6 जजों ने उनको अस्वीकार किया था। और दूसरा, इन 7 जजों ने या कुल मिलाकर सभी जजों ने यह स्वीकार किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है साथियों, और ये तो कई बार पूछा गया है कि मूल संरचना का जो अवधारणा है वो किस केस के तहत प्रतिपादित की सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या मूल ढांचे की अवधारणा का जो विचार है वो हमारे मूल संविधान में था? साथियों, मूल संविधान में नहीं था। इसका महत्व हम देखते हैं कि जो मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया है उसका महत्व क्या है, नागरिकों के नजरिए से, हमारे लोकतंत्र के नजरिए से, हमारे संविधान के नजरिए से। साथियों, सबसे पहला तो क्लियर है कि इसने संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति थी उसको सीमित कर दिया। ठीक है, मूल संरचना को संसद संशोधित नहीं कर सकती है। उसके बाद जो संविधान बचा हुआ है उसके हर प्रावधान में संसद संशोधन करने का अधिकार रखती है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदलेगी। ये मूल संरचना, ठीक इसमें वही एलिमेंट्स हैं जैसे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ह्यूमन बॉडी में या जो जीवित स्पीसीज होती हैं उनमें सेल होती है, सेल से मिलकर ही आगे का स्ट्रक्चर या टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें इतने एलिमेंट्री प्रोविजंस हैं कि अगर इनमें से किसी एक को भी आप हटा देंगे तो संविधान महत्वहीन हो जाएगा। संविधान जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया, क्लियर कट है। इसके साथ साथ संविधान को तानाशाही और मनमाने संशोधनों से सुरक्षा दिलाई। अब संसद, हर लोकतंत्र में इस बात का खतरा बना रहता है साथियों कि कभी कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो मनमाने फैसले लागू करने लगे, ऐसे फैसले लागू करने लगे जो उस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरा हो। तो निश्चित तौर पर संसद की या संविधान संशोधन
के माध्यम से भविष्य की जो चिंताएं थी, जो क्वेरीज थी, उनको भी टैकल किया गया और तानाशाही और मनमाने संशोधनों से हमारे संविधान को सुरक्षा प्रदान की गई। आज भी संविधान संशोधन जो करती हैं हमारी सरकारें या संसद, इसी फैसले के आधार पर उन्हें परखा जाता है। मतलब न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आधार आज भी बेसिक स्ट्रक्चर है और भविष्य में भी रहेगा। ठीक है साथियों, ये इसका महत्व है। और अगर आप चाहें तो इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया है इसने, कि जब संसद कोई ऐसा कानून, कार्यपालिका का भी कोई निर्णय ऐसा नहीं हो सकता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा हो। ठीक है साथियों, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और कुछ एलिमेंट्स ये हैं जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किए हैं कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, लोकतंत्र और गणतंत्र, ध्यान रखिएगा, सेकुलर नेचर ऑफ इंडिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून की नजरों में सभी बराबर हैं और कानून सबको समान संरक्षण देगा। अगर इसका आप उल्टा कर लें या थोड़ा सा आप मेडिवल पीरियड में चले जाएं या प्राचीन भारत में चले जाएं, तो रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब ही नहीं था। शासन और कानून राजा की इच्छाओं पे बनते थे और कानून पर्सन टू पर्सन भी कई बार वेरी कर जाता था। ठीक है साथियों, फेडरल स्ट्रक्चर जो कि हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। इसके साथ साथ ये बेहद महत्वपूर्ण है, अगला पॉइंट आप समझिएगा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन। ठीक है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अकेला फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है और अकेला डीपीएसपी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इन दोनों के बीच बैलेंसिंग आप समझिए। अगर इस लास्ट पॉइंट को आप देखते हैं तो पूरा का पूरा जो केशवानंद भारती मामला था, वो इन्हीं दोनों के मध्य जो टकराहट थी, जो 1947 या जब से हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से ही संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच मौलिक अधिकार और खास तौर पर संपत्ति का अधिकार और डीपीएसपी के तहत जो शोषित और वंचित लोग हैं उनको उनका वेलफेयरिज्म करने का जो प्रिंसिपल हमारे संविधान में था और उनके बीच जो टकराहट उत्पन्न हो रही थी, वो उसी का ही परिणाम है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे की अवधारणा। ठीक है साथियों, और ये केशवानंद भारती मामला भी तो आप देखिए, एक तरफ तो फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ सोशल जस्टिस करना चाह रही है सरकार। इन दोनों में टकराहट पैदा हो रही है, परिणाम स्वरूप बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों में बैलेंसिंग जरूरी है और ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा ये वीडियो आपको साथियों पसंद आया होगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।